आपको छत्तीसगढ़ में? देखिए राजीव जी, आज जब हम चौथे 4 दिन हमको यहाँ हो गए हैं और कल प्रचार का आखिरी दिन है और छत्तीसगढ़ की पहली 20 सीटों का मतदान होगा 7 तारीख को। बीजेपी का गेम प्लान पिछले 24 घंटे में सामने आ गया कि छत्तीसगढ़ एक पैनिक रिएक्शन हुआ। उस पैनिक रिएक्शन में मोदी साहब को वो फीडबैक ज़रूर मिला होगा और आपसे हमसे बेहतर मिला होगा कि बीजेपी की स्थिति छत्तीसगढ़ में क्या है या कांग्रेस की स्थिति क्या है। और उसके बाद सीबीआई की ईडी की एंट्री होती है। आप याद कीजिए कि कांकेर की सभा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मोदी साहब के स्पीच में कंटेंट नहीं था। आज की स्पीच में कंटेंट आ गया। कंटेंट कहाँ से आया? कंटेंट आया ईडी से। ये ईडी की एंट्री क्यों होती है, ये बीजेपी का गेम प्लान क्या है, अब बिल्कुल सामने हो चुका है। उनके गेम प्लान के 2 बड़े मजबूत पिलर सामने आए हैं और एनी हाउ यानी उन्होंने सारे घोड़े खोल दिए हैं और उसमें एजेंसीज, मीडिया का हिस्सा, उसमें ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ उसमें जो है लगाया जाएगा दांव पे। वो दांव पे इसलिए लग रहा है राजीव जी कि छत्तीसगढ़ रिसोर्सेज रिच स्टेट है। उद्योगपतियों के और खासकर अडानी साहब की इस छत्तीसगढ़ पे निगाह है। यहाँ के रिसोर्सेज पे निगाह है, जो आदिवासी इलाकों का रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, कोयला, खासकर लोहा, आयरन और कोयला, इस पे उद्योगपतियों की नज़र है। और यही बीजेपी का या मोदी साहब का जो गेम प्लान है वो इस पर निर्भर है। एक बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, बहुत सही आप दिशा में जो बात कर रहे हैं। जब पिछली सरकार बनी यानी 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात के यहाँ रख रहा हूँ। जब 2018 में सरकार बनी तो उस समय कांग्रेस ने एक वादा किया था। टाटा स्टील प्लांट के लिए जो जगह दी गई थी, जो जमीन अक्वायर टाटा ने कर ली थी, कांग्रेस पार्टी का दावा था कि उस जमीन को हम वापस वहां के आदिवासी किसानों को लौटा देंगे और कांग्रेस ने उसके बाद वो काम करके दिखाया। राहुल गांधी आए थे, दिया था उन्होंने। और आज की तारीख में जब हम लोग वहां पहुंचे उसी बस्तर में, तो वहां के जो आदिवासी किसान हैं काफी खुश नजर आए और वो अभी भी राहुल गांधी को याद कर रहे हैं कि देखो यहाँ राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था वो निभाया। और जो यहाँ प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि अदानी खासकर और उद्योगपतियों को उन तमाम जगहों पर, उन तमाम ऐसे रिसोर्सफुल लैंड्स पर नजरें टिकी हुई हैं, वो तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक कि उनकी सरकार ना आ जाए। तो कॉर्पोरेट का आदेश है, कॉर्पोरेट की मंशा है कि यहाँ पे ये स्टेट भी मोदी साहब के कंट्रोल में हो। मैं बीजेपी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मोदी साहब के कंट्रोल में हो। और ये कॉर्पोरेट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो कॉर्पोरेट का टारगेट है, इसलिए सारे घोड़े खोल दिए गए हैं, एक बात। और दूसरा चरण उसका ये है कि ईडी की जो एंट्री होती है, दूसरा चरण है कि बगैर भूपेश बघेल के को डैमेज किए हुए ये काम नहीं हो सकता। तो आप देखिएगा कि मोदी साहब का कांग्रेस से ज़्यादा जो हमला है वो भूपेश बघेल पर है, उनकी इमेज पर है। और इसलिए ईडी की कार्रवाई और 508 करोड़ ये हुआ। आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने बताया कि वो ये जो 508 करोड़ का मामला है और वो जो गेमिंग ऐप है, बेटिंग ऐप है, वो उसके खिलाफ तो यहाँ की पुलिस ने कार्रवाई की थी। तो ईडी की एंट्री उसमें क्यों कराई गई? भूपेश बघेल को टारगेट है। और मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा राजीव जी कि इसी चुनाव की प्रोसेस में, इसी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान भूपेश बघेल खुद या भूपेश बघेल के जो करीबी लोग माने जाते हैं या उनके मंत्री या एडवाइजर्स, उनके ऊपर ईडी का शिकंजा और कसे या कुछ गिरफ्तारियां भी हो जाएं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये 2 मुख्य टारगेट है जो बीजेपी का गेम प्लान है फिलहाल। जी, बहुत बड़ी बात आप कहना चाहूंगा और सीधा इधर प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, इस गेम प्लान में बहुत कुछ कल से हम लोग सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप ही उस चर्चा को आगे बढ़ाइए, क्या कुछ और है? देखिए, गेम प्लान का पहला हिस्सा हमने पहले चरण में बताया कि ईडी की एंट्री हुई, भूपेश बघेल को बदनाम करने का इंतज़ाम किया गया। गेम प्लान का दूसरा हिस्सा ये है कि छोटी पार्टियों को फंड करो, छोटी पार्टियों को खड़ा करो, वोट काटो।
अभी जो पहले चरण के मतदान है वहाँ भी आप देखिए कि 2 नई आदिवासी पार्टियाँ आ गई हैं मैदान में। अब उसका फीडबैक उनको ज़रूर मिला होगा, तभी ईडी की एंट्री हुई है कि बहुत उनको वोट मिलने नहीं जा रहा है और उनकी जो संघर्ष है, उनकी जो लड़ाई है वो नोटा से होने जा रही है। तो एक ये बड़ा जो है विरोधाभास वहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो छोटी पार्टियाँ खड़ी की गई हैं उनको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए ईडी की एंट्री हुई है। दूसरा, भूपेश बघेल क्यों टारगेट में है? भूपेश बघेल ने ऐसा क्या कर दिया यहाँ पे? अभी दीपक जी कह रहे थे बहुत अग्रेसिव नेता है। वो अग्रेसिव नेता के साथ एक काम भूपेश बघेल ने और किया जो रमन सिंह 15 साल में नहीं कर पाए, कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होके बना। लेकिन छत्तीसगढ़ की अपनी अस्मिता को रमन सिंह ने नहीं आगे आने दिया। क्यों नहीं आगे आने दिया? क्योंकि वो आरएसएस से आते हैं। आरएसएस की आइडियोलॉजी किसी आदिवासी अस्मिता को या किसी क्षेत्रीय अस्मिता को बढ़ाने की नहीं है। उनकी आइडेंटिटी, उनकी संस्कृति को बढ़ाने की नहीं है। उनकी एक मतलब हिंदुस्तान वाला जो वो है फिलॉसफी, वो आगे आती है। तो बीजेपी का इंटरेस्ट यहाँ की छत्तीसगढ़ी अस्मिता को बढ़ावा देने का नहीं था। भूपेश बघेल ने वो काम किया है कि यहाँ की जो क्षेत्रीय तीज त्यौहार थे, यहाँ की जो सांस्कृतिक पहचान थी, उसको आगे बढ़ाया है। तो भूपेश बघेल इसलिए निशाने पर भी हैं कि उन्होंने यहाँ की छत्तीसगढ़ी जो अस्मिता है, जो उसका गौरव है, उसको बहुत आगे बढ़ाया। उसका उदाहरण देता हूँ। ये ठीक जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ एक मूर्ति है। अभी हालांकि जूम आउट मत कीजिए क्योंकि कैमरा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, बहुत सही बात यहाँ कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी हमारे साथी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये बात यहाँ होती रही है पहले से। लेकिन उस अस्मिता को, छत्तीसगढ़ी अस्मिता को, छत्तीसगढ़ की भावना को कि हम छत्तीसगढ़ी हैं और सबसे अच्छे हैं, और यहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को कैसे बरकरार रखना है, बढ़ाना कैसे है, ये काम पिछले 5 साल में भूपेश बघेल ने बहुत मतलब एक बखूबी उसको निभाया है, आगे बढ़ाया है। उसका उदाहरण जहाँ हम हैं, ये छत्तीसगढ़ महतारी चौक कहलाता है। छत्तीसगढ़ महतारी मतलब माता, छत्तीसगढ़ माता की जय यहाँ कहते भी हैं। और ठीक पीछे है, और यहाँ पर राज्य गीत लिखा हुआ है। बाद में इसको जूम करके जरूर आपको दिखाएंगे। और वहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा में यहाँ का एक राज्य गीत, जब ये बहुत पुराना, उसके राइटर डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा हैं, लेकिन उनका जो गीत है, उस गीत को भूपेश बघेल की सरकार ने राज्य गीत का दर्जा दिया। और जो भी कार्यक्रम होता है, आप लोग सुनेंगे कि सबसे पहले उस राज्य गीत को बजाया जाता है। तो ये जो अस्मिता की बात यहाँ कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी हमारे साथी, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इतना ही नहीं, गेड़ी, यहाँ के जो यहाँ के लोकल नाच हैं, अलग अलग तबकों के, क्योंकि आदिवासी भी बहुत हैं, 34% के लगभग आदिवासी हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि साहू समाज के लोग यानी ओबीसी के भी काफ़ी लोग हैं, 40% से ज़्यादा हैं। तो ये सब मिला करके, और हर पर्व त्यौहार, तीज त्यौहार जिसको कहते हैं, वो सब, उसमें से मैक्सिमम पर्व त्यौहार जो हैं वो मुख्यमंत्री हाउस से उसकी शुरुआत होती है। महिलाओं का जो कार्यक्रम होता है, तीज त्यौहार, जो तीज है, वो मनाते हैं वहाँ, और प्रदेश भर की महिलाएं आती हैं। तो जी, मैं अभी कुछ महीने पहले यहाँ किसी और काम से आया था, और मैं अपने होटल में था, और मेरे कार्यक्रम को थोड़ा सा टाइम था, तो मैं होटल के बाहर सड़क पे देख रहा था। तो देखा मैंने कि 15-20 महिलाएं कुछ सूप वगैरह लिए हुए गाना, लोकगीत गाती हुई जा रही हैं। फिर थोड़ी देर में देखा कि दूसरा एक और बैच वैसे ही महिलाओं का आया। तो मैंने पूछा अपने साथियों से यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ये सब भूपेश बघेल के आने के बाद शुरू हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है उसको ये पॉपुलराइज कर रहे हैं। तो यानी 2 बहुत बड़े कारण हैं क्यों ईडी आई यहाँ पे। एक कि कॉरपोरेट का इंतज़ाम करना है यहाँ के खनिज पदार्थ में, जिसके ऊपर आदिवासी बैठा हुआ है, कोयला, आयरन ओर। और दूसरा, छत्तीसगढ़ी अस्मिता को कैसे। आपको बता दूं कि आयरन और कोयला की बात तो आप कर रहे हैं, दुनिया का सबसे अच्छा हीरा भी इसी रायपुर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी सी दूरी पे है। जी, तो ये कॉरपोरेट की डिमांड प्लस छत्तीसगढ़ी अस्मिता का उभार,
इसलिए दुश्मन बन गए हैं कि ये भूपेश बघेल, और भूपेश बघेल के ऊपर निशाना रहेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे भूपेश बघेल को अगर वो डैमेज कर पाते हैं, उनकी इमेज को अगर कर पाते हैं, जिसमें कामयाब मुझे लगता नहीं, क्योंकि आज मैं दिन भर बहुत सारे लोगों से आप भी मिले हैं और ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन निशाना है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि अगले 7-8 दिन में छत्तीसगढ़ में इसी चुनाव प्रक्रिया के दौरान काफ़ी कुछ होगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स यहाँ पे सब डेरा डालेंगे। जी, बहुत कुछ होने जा रहा है अगले 7-10 दिनों में। 17 तारीख को आप जानते हैं आखिरी चरण का मतदान है। 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो। हम लोग नहीं जानते, हम तो पुलिस के लोग नहीं हैं, हम ईडी के लोग नहीं हैं, हम बाकी चीजें नहीं जानते हैं। बात ये है राजीव जी कि छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं राज्य की, वो जिन 5 राज्यों से मिलती हैं, 7 राज्यों से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो यानी यहाँ पे अगर ये ईडी आरोप लगा रही है कि कैश कुरियर से आया, तो ये बड़ा मज़ेदार है कि ये कैश कुरियर बीजेपी समर्थित जो बीजेपी की सरकारें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से मिलती हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। तो ये ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ दिन पहले जो भूपेश बघेल कह रहे थे कि वो पेटी में बंद करके, बक्से में बंद करके नोट आ रही हैं ईडी और सीआरपीएफ के द्वारा। जी, उसके तुरंत बाद ही ये कार्रवाई हुई है, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये अगर ईडी आरोप लगा रही है कि कैश कुरियर आया, कैश यूएई से, तो यूएई से छत्तीसगढ़ में कैसे आ जाएगा? छत्तीसगढ़ की सीमा तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना से मिलती है। तो इसके छत्तीसगढ़ की बाउंड्री तो आपका कस्टम क्या कर रहा था? उड़ीसा भी तो कस्टम क्या कर रहा था? इमिग्रेशन क्या कर रहा था? दूसरे राज्यों की पुलिस क्या कर रही थी? केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थी? ये ईडी क्या कर रहा था, जो मनी लॉन्ड्रिंग को भी देखता है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जब ये पैसे भूपेश बघेल के पास ही जा रहे थे तो भूपेश बघेल की पुलिस ने इनको पकड़ा क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल। ये भी बड़ा सवाल है कि उसी ऐप को लेकर अब ईडी ने केस दर्ज किया, तो बिल्कुल यानी उसमें कोई मेरिट नहीं दिखती प्राइमा फेसी। लेकिन और सबसे बड़ी बात है टाइमिंग ये है कि मोदी साहब की रैली के एक दिन पहले, मोदी साहब की रैली को में कोई कंटेंट ना होने के एक दिन बाद, और चुनाव प्रचार बंद होने के 48 घंटे पहले फेज के ये ईडी की कार्रवाई होती है। तो ये टाइमिंग बड़ी जो है वो इशारा करती है कि राजनीतिक मंशा क्या है। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग है, ये बहुत मज़ेदार तथ्य है दोस्तों, आश्चर्यजनक भी